डियर स्टूडेंट, आज हम नीति निर्देशक तत्व है जिसमें पहला हम पढ़ चुके हैं ना। पहला कौन सा था? पहला था आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व है, कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नीति निर्देशक तत्व का दूसरा भाग है सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। मतलब समाज में रहने के नाते कौन कौन से आपको अधिकार मिले हुए हैं, यानी समाज में आपको बराबरी पर लाने का, किसी प्रकार का आपके साथ कोई जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं हो, ऐसा प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, है ना। नीति निर्देशक तत्वों में कैसा प्रयास किया गया है कि समाज में रहने के नाते आपको किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से? 44 में क्या लिखा हुआ है? एक समान आचार संहिता। एक समान आचार संहिता, इसका मतलब देखो क्या होता है। एक समान आचार संहिता का मतलब है समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के साथ, है ना। आज समान आचार संहिता का मतलब यह है समान कानून बनाए जाएंगे जिसमें किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद 44 में लिखी हुई है ना। अब देखो अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, राज्य ऐसा प्रयास करे। राज्य ऐसा प्रयास करे। अब देखो, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनके बीच के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, बाद में तो ये अधिकार भी बना दिया गया, 21 कै में मूल अधिकार भी जोड़ा गया है। लेकिन इस नीति निर्देशक तत्वों में भी सरकार को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं इनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएं, है ना। इनको क्या दें भाई? निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएं, मतलब है निःशुल्क शिक्षा इनको प्रदान करें, या यूं कहें निःशुल्क शिक्षा इनको देवें। ठीक है। इसलिए सरकार जो है वो सरकारी विद्यालयों की स्थापना करती है ना। सरकारी विद्यालयों के साथ ही साथ वर्तमान में आरटी जो एक्ट है ना, आरटी एक्ट के 2009 में लागू हुआ था। तो आरटी एक्ट के तहत जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, इन प्राइवेट विद्यालयों में भी जो प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे को 25% जो सीटें हैं, उन 25% सीटों को क्या किया गया है? 25% सीटें उनको, उनकी जो फीस वगैरह वो नहीं लगेगी, इनकी फीस देने का जो कार्य है वो कौन करेगी? सरकार करेगी। ये बात किस में लिखी हुई है भाई? अनुच्छेद 45 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 46 के अनुसार, है ना, 45 के बाद में अनुच्छेद कौन सा? 46 के अनुसार, 46 में कहा गया है कि जो भी पिछड़े वर्ग है ना, जो भी कौन सा वर्ग? पिछड़े वर्ग, इन पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए, है ना, पिछड़े वर्गों को, और पिछड़े वर्गों में कौन कौन से हैं भाई? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और ये तो हो गई एससी, एसटी और ओबीसी,
है ना। ये पिछड़े वर्गों में कौन से वर्ग आते हैं? ये 3 वर्ग आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर ऐसा प्रयास किया जाए, सरकारी नौकरियों में उनको छूट दी जाए, कुछ उनको आरक्षण दिया जाए, ताकि ये भी किस में आ सके? मुख्य धारा में आ सके। यानी इनका भी कार्य मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए ताकि ये भी मुख्य धारा में आ सके। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 46 के अनुसार। इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी राजनीतिक स्थिति में सुधार हो सके, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है वो बढ़ सके, है ना। सामाजिक स्थिति में किसी भी प्रकार का इनके साथ जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। आर्थिक रूप से यदि पिछड़े हैं तो उनको रोजगार के अधिकाधिक साधन उपलब्ध करवाए जाए और राजनीतिक स्थितियों में भी उनको आरक्षण देकर राजनीतिक प्रक्रियाओं में उससे ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़े, भाग लेने के लिए इनकी सीटें जो हैं वो रिजर्व की जाए। जैसे वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो स्थानीय निकायों में इनकी सीटें आरक्षित हैं, ग्रामीण स्वायत्त शासित संस्थाएं उनमें इनकी सीटें आरक्षित हैं, शहरी निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें इनकी सीटें आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त आप बात करते हो विधानसभा में इनकी सीटें आरक्षित हैं, विधान परिषद में इनकी सीटें आरक्षित हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो इनको मुख्य धारा में लाने का हर समय यथासंभव प्रयास करती है। इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए, इनकी राजनीतिक स्थिति में सुधार करने के लिए और इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए सरकार हर समय प्रयास करती है। अनुच्छेद 47 के अनुसार ये कर्तव्य है कि जो भी समाज में रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य को ध्यान में रखे, पहली बात है ना। और स्वास्थ्य का ध्यान में रखने के साथ ही साथ स्वास्थ्य क्रियाओं के लिए जैसे वर्तमान में सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना लागू कर रखी है ना। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ निःशुल्क दवा पाओ, लावणो जिन बोला हाँ लावणो ये एक तरह फ्री में मिले, तो ये सब मिलने का कार्य है वो किसमें है? तो ये सब स्वास्थ्य परीक्षण है, उनकी जांच करना, निःशुल्क दवाइयाँ पिलाना। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, ये निःशुल्क दवाई पिलाई जाती है। इसके अलावा जैसे पिछले साल आपके सभी स्कूलों में 6 से ये छोटे से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को खसरा का टीका लगाया गया था, निःशुल्क लगाया गया था, है ना, लगाया गया था ना। ये खसरे के टीके सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, पंचायत स्तर पर सब ये प्रयास किए गए थे। तो ये सब लक्ष्य यानी यहाँ का जो मनुष्य है वो स्वस्थ रहे, ऐसा भी प्रयास वो करती है। उनके अतिरिक्त जो मादक द्रव्य पदार्थों सेवन पर प्रतिबंध लगाए, जो हानिकारक पदार्थ हैं उनके सेवन पर भी रोक लगाने का वो प्रयास करती है। मादक द्रव्यों को रोकने का प्रयास करती हैं, जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक होते हैं उन पर क्या करती है वो टैक्स बढ़ा देती है। और फिर भी उन पर एक चेतावनी लिखी थी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये लिखना अनिवार्य हो गया है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है। अब है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और प्राचीन स्मारकों के न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। तो देखो एक तो है पंचायती राज की बात करें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके गठन के संबंध की बात की गई है निर्देशक तत्वों में। और प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा कैसे हो, प्राचीन हमारे जो बनाए हुए कोई किले हैं, कोई भवन है ना, कोई बावड़ी है, इनको हम सुरक्षित कैसे रखें। तो एक तो है इन्होंने पंचायती राज की बात की है, पंचायती राज एक बात, और दूसरी बात है प्राचीन स्मारक, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। तो देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार, है ना, 40 के अनुसार या 40 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। वो किसका गठन करे? ग्राम पंचायतों का गठन करें, या यूं कहें दूसरे शब्दों में ग्राम सभा बनाए, है ना,
ग्राम पंचायत बनाएं। तो ग्राम सभा की या ग्राम पंचायतों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले 1952 में, स्वतंत्रता के बाद, है ना, 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम लागू किया गया था। ये प्रश्न कई बार आता है, सामुदायिक कार्यक्रम लागू किया गया था ग्राम पंचायतों के गठन के लिए। सरकार द्वारा सामुदायिक यानी समुदाय, जितने भी लोग हैं समुदाय के, वो समुदाय के लोग इसमें जन प्रतिनिधित्व कर सकें या शासन प्रक्रियाओं में भाग ले सकें, शासन के स्वरूप को अपना सके, शासन व्यवस्था को संचालित करने में अपनी भूमिका निभा सकें। इसलिए जो कार्यक्रम चलाया गया उस कार्यक्रम का नाम क्या था? सामुदायिक कार्यक्रम। इस सामुदायिक कार्यक्रम के बाद में 1955 में, 1956 में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए एक आयोग बनाया गया और उस आयोग के माध्यम से भी ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार दिया गया। 2 अक्टूबर 1959 को हमारे यहाँ जो नागौर जिला है उसके बगदरी गांव में, है ना, सबसे पहले ग्राम पंचायतों का शुभारंभ हुआ। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से 1959 में ग्राम पंचायतों में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्राम पंचायतों का शुभारंभ किया था ताकि ग्राम के लोगों का सर्वांगीण विकास हो के यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार हो सके, उनमें कैसे सुधार हो सके। क्योंकि गांव की समस्या कौन समझ सकता है? गांव का ही कोई जनप्रतिनिधि किसी बात को समझ सकता है। यानी गांव का जो भी समस्याएं हैं उनकी समझने का जो कार्य है किसका है? गांव के लोगों का है। गांव के लोग तो उन समस्याओं को संपादित किया गया। इसके बाद में इनको और अधिक मजबूत बनाने के लिए ये 73वां संविधान संशोधन है 1992, 74वां संविधान संशोधन 1993 लागू किया गया और इनके लिए कुछ शर्तें बनाई कि इनका जो चुनाव है वो निश्चित समयावधि में 5 वर्ष के लिए होगा ही। पहले चुनाव कभी 5 वर्ष के लिए, कभी 6 के ऐसे ही होते थे, यानी सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था। और इनको अनुच्छेद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में उनको विषय दिए गए। तो ग्राम पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए कि ये इन विषयों पर कानून बनाएंगी। नगर पालिका जो शहरी निकाय है उनको 18 विषय दिए कि ये इन 18 विषयों पर कानून बनाएंगी। साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया कि महिलाएं भी हैं वो शासन में सुव्यवस्थित तरीके से भागीदारी निभा सके। राजस्थान में वर्तमान में जो स्थानीय निकाय हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, है ना, और शहरी निकायों की बात करें तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, इसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है और वो भी शासन की भागीदारी निभाते हैं। ये बात किस में लिखी हुई है भाई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में। प्रश्न क्या आता है? 1 नंबर का प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। यानी राज्य सरकार जो है उसका यह दायित्व है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 49, है ना, अनुच्छेद 49 के अनुसार, 49 के अनुसार 2 प्राचीन स्मारकों को बचाने के लिए इसमें कहा गया है। तो देखो 49 में क्या लिखा हुआ है भाई? इसमें कहा गया है कि प्राचीन स्मारक, स्थान, कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया, रक्षा करे, उन्हें नष्ट होने, कुरूप होने से बचाए तथा उनका निर्यात करने के रोकने का प्रयास करे, है ना। देखो अनुच्छेद 49 में क्या लिखा हुआ है? तो देखो प्राचीन समय के जो भी स्मारक हैं, है ना, कोई किला है, कोई बावड़ी है, कोई इसके अलावा कोई महल है, कोई दुर्ग है जो बने हुए ना, उनको संरक्षित करें और जिसको संसद द्वारा जिनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का मतलब है ये राष्ट्र के लिए आवश्यक है ना, जिनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, तो उस राज्य की वो जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे स्मारकों को वो कुरूप होने से बचाए। क्योंकि यदि उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूर्व समय के बने हुए हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे ना। पूर्व समय के जो बने हुए कोई स्मारक हैं, कोई किला है, कोई भवन है, कोई महल है, कोई बावड़ी है, कोई दुर्ग है, या हम बात करते हैं कि कोई प्रतीक चिन्ह है, उनको राज्य का ये पूरा दायित्व है। जैसे मान लो हमारे यहाँ अजमेर का मैगजीन दुर्ग है
है ना। चित्तौड़ का चित्रांकन द्वारा बनाया गया जो दुर्ग चित्तौड़ का किला है ना, राजसमंद का किला है, हल्दी घाटी में बने हुए किले हैं। इन किलों को तो हजारों वर्ष पहले बनाया गया था ना। यदि इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये एक दिन क्या हो जाएंगे, पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। इसलिए राज्य द्वारा वहां पर कमेटी बनाकर उनको नियंत्रित करने का काम करेगा, पुराने स्मारकों को बचाने का प्रयास करेगा, और साथ ही साथ उनका कोई निर्यात नहीं हो, यानी फोटो खींचना, और फोटो निर्यात का मतलब उनको बेचे नहीं, दूसरे देश के लोग यहाँ का अनुकरण करके अपने वहाँ जाकर ऐसा कोई मकान नहीं बनाए, है ना। इसीलिए वर्तमान समय में बात करें हम तो इनको क्या कर दिया गया, सरकार संसद द्वारा इसको विशेष संरक्षण प्रदान कर दिया गया है। ये बात अनुच्छेद 49 में लिखी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 50 में कि 50 में राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास किया गया है ना। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य की जो न्यायपालिका है, राज्य की न्यायपालिका जिसका काम होता है कानूनों की व्याख्या करना, और इस अंग को व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से पृथक किया गया है ताकि ये स्वतंत्र रहकर, अनुच्छेद 50 के अनुसार ये स्वतंत्र रहकर कानून की व्याख्या कर सके, और यदि कोई कानून गलत बनाया हुआ है तो उस गलत कानून का ये खंडन कर सके। क्लियर। ये था आपका कौन सा, पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी दिशा निर्देशक तत्व। तो देखो ये बात तो लिखी हुई है अनुच्छेद किसमें, 40 में, है ना। पंचायती राज की बात तो किसमें लिखी हुई है, अनुच्छेद 40 में। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 49 में क्या लिखा हुआ है, ये जो स्मारक आपके हैं इन स्मारकों को बचाने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 50 में क्या लिखा हुआ है, न्याय संबंधी निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं, और न्याय संबंधी निर्देशक तत्वों में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया गया है। इसको किससे पृथक रखा गया है, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका। अब देखो इसमें लास्ट बचा है आपके नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति से तात्पर्य है कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने का प्रयास भारत को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में हमारे जो शास्त्र हैं, वेद, है ना, वेदों में लिखा हुआ वसुदेव कुटुंबकम, यानी वसुधा, पूरी की पूरी पृथ्वी है वो एक कुटुंब के समान है, और भारत आज भी संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानता है ना। वसुदेव कुटुंबकम की धारणा है, इसका मतलब है संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, और परिवार के साथ ही हमें रहना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51, है ना, अनुच्छेद 51 के अनुसार में विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो देखो नंबर 1 पहला है, इसमें राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा, है ना। शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा, पहला काम। यानी राज्य क्या करेगा भाई, विश्व में या यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनाए रखना, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेगा। नंबर 2, पहला काम तो इसका यह है। नंबर 2 है, राज्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण के साथ ही साथ समानतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। विश्व के अन्य देश जो है, विश्व के अन्य देशों के मध्य एक बात तो रखेगा, ये न्यायपूर्ण काम करेगा, पहला काम, और उनमें समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो,
समानता और न्यायपूर्ण बात करेगा। नंबर 3 है राज्यों के आपसी व्यवहार को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर की भावना जो भी हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में आप IMF बात कर लो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इनके द्वारा जो भी कानून बनाएंगे उन कानूनों का वो पूरी तरह से आदर करेगा, सत्कार करेगा, उनको स्वीकार करेगा। और अगला और लास्ट है राज्य के अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो हैं, दो देशों के मध्य कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। ये आपके नीति निर्देशक तत्व हो गए कंप्लीट। अब हम इस लास्ट टॉपिक बचा है इस लेसन का, तो वो और पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका लेसन नंबर 2 मूल अधिकार, और मूल अधिकार के साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्वों के साथ ही साथ एक और है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य देखो, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में जो भी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो किताबें हैं, उन सभी किताबों के पीछे के भाग में आपको मूल कर्तव्य मिलेंगे लिखे हुए, है ना, सब किताबों में छपे हुए हैं, इसलिए आपको याद करना है इनको, है ना। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? पहली बात तो ये है, ये मूल संविधान में नहीं थे, है ना। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? तो देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य उस दौरान जोड़े गए थे 10। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भाई? 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के, है ना। कौन से भाग में? भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में 10 प्रकार के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल अधिकारों के साथ ही साथ मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। अब देखो ये कौन कौन से हैं? देखो ये हैं आपकी 10 प्रकार के मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों का तात्पर्य है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला काम है संविधान का पालन करें, यानी संविधान जो भी आपको आदेश देता है, किसके माध्यम से? सरकार के माध्यम से। संविधान किसके माध्यम से हमें अधिकार देता है, मतलब काम करने के लिए कहता है? सरकार के माध्यम से, यानी संविधान का पालन करें, संविधान के जो भी आदर्श हैं उन आदर्शों को अपनाएं, है ना। सरकार द्वारा जो भी हमें कानून बनाए उन कानूनों का हम पालन करें, संविधान का आदर करें, पहला काम। संविधान के आदर्श के बाद में उसके जो आदर्श हैं, अच्छी संस्थाएं हैं, संस्थाओं में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, उनका आदर करें। इसके बाद में हमारा राष्ट्र ध्वज है, उस ध्वज का मान सम्मान करें, है ना। और विशेषकर हम जो इसको फहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, उनका पूरा सम्मान करें। राष्ट्रगान का आदर करें, है ना। राष्ट्रगान गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, राष्ट्रगान गाते समय कितने मिनट में पूरा होना चाहिए, कितनी सेकंड का ये है, इन सबों का हमें पालन करना चाहिए। नंबर 2 है स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो है ना। स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श का मतलब यह है जिन्होंने अपनी जान न्योछावर करके हमें स्वतंत्रता दिलवाई है ना। अपनी जान न्योछावर का मतलब मरने तक को मर गए हैं। जैसे मान लो गांधी जी का नाम आता है, भगत सिंह का नाम आता है, राजगुरु का नाम आता है, सुखदेव का नाम आता है, नरम दल के नेताओं का नाम आता है, गरम दल के नेताओं का नाम आता है, लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट कर मार दिया, तिलक का नाम आता है। और आपके ये बात करते हैं तो जो 1857 की क्रांति के जननायक थे, बहुत सारे जो लोग मरे हैं, ऐसे हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो इस स्वतंत्रता के जो भी लोग हैं, जिनके रक्षक हैं, उनको हम हृदय में संजोए रखें। उनकी जब कोई जयंतियां आती हैं तो उन जयंतियों को हम मनाएं, उन जयंतियों को मनाएं, संजोए रखें, उनका पालन करें।
अगला है भारत की प्रभुता। प्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखें। अक्षुण्ण बनाए रखने का मतलब है उसको किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हो, है ना। अक्षुण्ण का मतलब है उनको बनाए रखें। और कैसे बनाए रखें? उनकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने का मतलब है एकता और अखंडता बनाए रखें। प्रभुता का मतलब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और इस बात को किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं हो। अगला है देश की रक्षा करें और जरूरत पड़े तो यदि युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़े तो तैयार रहें हर समय, है ना। मान लो देश की रक्षा करें, सुरक्षा करें, सामान्य स्थिति में रक्षा और सुरक्षा करें और देश द्वारा आह्वान किया जाता है कि अब हमें पाकिस्तान से खतरा है और इस पाकिस्तान से खतरे से छुटकारा पाने के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो हम युद्ध के लिए भी तैयार रहें। हर समय देश की सुरक्षा के लिए हम तैयार रहें। पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार रहें, चीन से लड़ने के लिए हम तैयार रहें। किसी भी देश को हमें जरूरत पड़े कि भाई इस देश के साथ हमें युद्ध करना है तो उसके लिए हम तैयार रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता भाव भरें। समरसता का मतलब है सम्मान भाव भरें, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना भरें और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, है ना। जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा है, डाकन प्रथा है, बहुविवाह प्रथा है, ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें। अगला है हमारी जो समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है ना, वसुदेव कुटुंबकम की है, भाईचारे की भावना है, अतिथि देवो भव की संस्कृति है, इन सबको हम अक्षुण्ण रखें, उन सबको बनाए रखें, है ना। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत कोई वन है, वन्य जीव हैं, झील हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, उनको बचाए रखें, ये सब काम करें, ठीक है। इसके बाद में अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाएं, मानववाद को बढ़ाएं, ज्ञान में सुधार करें, उनकी भावना का, देश की जनता की भावना का विकास करें। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें। सार्वजनिक सरकारी जो भी चीज़ें हैं उसको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाएं। सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता को बढ़ाएं, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उत्कर्षता की ऊंचाइयों को छू सकें। ये भारतीय संविधान के 10 मूल कर्तव्य था। एक 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हुए? 11 मूल कर्तव्य। इसके साथ ही आपका लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो, पूछ सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछने का आपको 100 नहीं 500% अधिकार है। क्लियर? ओके।